हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 11 लास्ट चैप्टर पाथ टू मॉडर्नाइजेशन। आज हम अपने इस लेसन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे जो टोटल 6 हैं, बट आज हम केवल 3 ही क्वेश्चन करेंगे। आप अच्छे से क्वेश्चन को सुनना और समझना। फर्स्ट क्वेश्चन, what were the major development before the Meiji restoration that made it possible for Japan to modernize rapidly? क्या कहता है पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, कि मेजी रिस्टोरेशन से पहले मेन इवेंट्स घटनाएं क्या थी जो जापान को मॉडर्नाइजेशन की ओर ले गई। यानी हम ये कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे। हम 1603 टू 1867 के बीच में जापान के शोगुन्स रूलर ने क्या अचीवमेंट प्राप्त की, वो टॉपिक, वो मेन पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है कि सबसे पहले क्या है कि किसान जो थे जापान के अंदर, जो पीजेंट थे, उनको डिसआर्म किया गया। मतलब उनके पास पहले क्या था कि वो हथियार रखते थे, तलवार रखते थे, स्वॉर्ड रखते थे, आपस में लड़ते थे, और वो लड़ाई जो है ना अब बंद हो गई, क्योंकि अब वहाँ पर पीस और ऑर्डर बन गया है। अब उनसे वो स्वॉर्ड्स, वो हथियार ले लिए गए हैं। ये सबसे पहले काम किसने किया? ये पहला काम जापान के रूलर शोगुन ने किया, जिन्होंने 1603 से 1867 के बीच में जापान में रूल किया। जो कौन थे ये शोगुन? तोकुगावा फैमिली से रिलेट हैं ये, जिनका टाइम पीरियड 1603 से 1867 के बीच में उनका हम अचीवमेंट पढ़ रहे हैं। वो घटना है जो मेजी रिस्टोरेशन से पहले, जिन्होंने जापान के अंदर एक तरह से जापान को मॉडर्नाइजेशन की ओर लेकर के गए हैं। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर दैमो जो थे, दैमो कौन है? वो शोगुन के कमांडर हैं, एक तरह से स्टेट गवर्नर हैं। तो दैमो को शोगुनों ने क्या किया कि उनको अपनी कैपिटल में रहने का ऑर्डर दे दिया, और उनको बहुत सारी ऑटोनॉमी भी दे दी, साथ साथ में आज़ादी भी दे दी। तो दूसरा काम उन्होंने ये किया। तीसरा काम क्या है यहाँ पर? लैंड, जापान के अंदर लैंड का सर्वे किया गया है। लैंड का सर्वे करने के बाद जो ओनर्स हैं और टैक्स पेयर हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है, ताकि जापान को टाइम टू टाइम रिवेन्यू मिल सके। चौथा पॉइंट क्या है यहाँ पर दैमो की जो कैपिटल है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और इस टाइम जापान वर्ल्ड का एक ऐसा शहर है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। इसके साथ साथ जापान के साथ साथ ओसाका, क्योतो की पॉपुलेशन 50,000 से भी ज़्यादा हो गई है। उस टाइम वर्ल्ड के अंदर 7 ऐसे सिटी थे जिनकी पॉपुलेशन 50,000 से ज़्यादा थी, उनमें से 6 जापान के थे। तो पॉपुलेशन का अधिक होने का मतलब क्या है कि वो कंट्री जो है वो डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो इसका मतलब है कि किसी शहर की, कि वहाँ पर मर्केंटलिज्म, वहाँ पर जो है ना ट्रेड सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। फिफ्थ पॉइंट क्या है यहाँ पर ये है कि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पर्सन की को मेरिट के बेस पर जाना गया, यानी उसके अंदर गुण कैसे, न कि स्टेटस के तौर पर। ठीक है ना? तो इस तरह ये पांचवा पॉइंट यहाँ पर जो दैमो जो शासक थे, शोगुन, उन्होंने ऐसी आइडेंटिटी जो है ना लोगों की पहचान की बना दी कि मेरिट्स के बेस पे जाना जाए, न कि स्टेटस के बेस पर। इसके बाद यहाँ पर और क्या किया गया कि जापान ने, जब जापान के अंदर किसी भी चीज़ का इंपोर्ट होता था तो बदले में प्रीशियस मेटल देनी पड़ती थी, उसको ऊपर भी रुकावट लगा दी कि ऐसा अब हम नहीं करेंगे। और यहाँ पर जापान के रूलर्स ने जो टेक्सटाइल या थ्रेड बाहर से आता था इंपोर्ट होकर के, उस पर भी रोक लगा दी, और साथ में निशिजन फैमिली को राइज किया, उठाया, और निशिजन का जो सिल्क है वो वर्ल्ड पॉपुलर हो गया था। इसके साथ साथ यहाँ पर और क्या चीज़ है,
इसके साथ साथ बेटा यहाँ पर जापान के अंदर जो है ना करेंसी को जो है ना बहुत ज़बरदस्त यूटिलाइज किया गया करेंसी का, और चावल का स्टॉक किया गया, और जापान का राइस वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जिनकी वजह से जापान जो है 1603 और 1867 के बीच में जापान डेवलपमेंट की ओर गया। किसी भी कंट्री को आगे ले जाने के लिए सबसे पहला क्या होता है कि उस कंट्री के अंदर पीस एंड ऑर्डर होना चाहिए, शांति होना चाहिए। ये काम जो है ना जापान के शोगुन्स ने बहुत अच्छे से किया। इसके साथ साथ वहाँ पर जो है ना एक ट्रेड बैलेंस किया, इंपोर्ट कम किया, एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ाया। वहाँ पर जो है ना अब पॉपुलेशन जो है ना शहरों की बढ़ती पॉपुलेशन किस चीज़ की ओर इंडिकेट करती है कि वो कंट्री बहुत आगे जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन को जानिए। डिस्कस हाउ डेली लाइफ वाज ट्रांसफॉर्म एज जापान डेवलप्ड। ये क्या कहता है कि जापान विकास के साथ साथ वहाँ की रोज़मर्रा की जो जिंदगी थी उसमें किस तरह बदलाव आ रहे थे। मैं आपको बता दूं कि जापान एक ऐसा देश रहा है जहाँ पर बहुत सालों से पैट्रियार्कल सिस्टम था, यानी फैमिली का हेड पिता होता था, ठीक है, पितृत्मक जो है ना फैमिली हेड होता था। और जापान जब डेवलपमेंट की ओर गया, जापान जब मॉडर्नाइजेशन की ओर गया, तो जापान के अंदर क्या होने लग गया, वहाँ पर जो है ना ये जॉइंट फैमिली टूट करके न्यूक्लियर फैमिली में ट्रांसफ़र हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जापान में जब लिटरेसी रेट बढ़ा तो लोग काम करने के लिए, सर्विस करने के लिए दूसरे शहरों में गए घर से दूर। तो वहाँ पर जब वो काम कर रहा पर्सन, तो वहाँ उसकी जब शादी हो जाती है तो वो अपनी वाइफ के साथ हस्बैंड उसी शहर में रहने लग जाता है। तो इस तरह न्यूक्लियर फैमिली बननी शुरू हो गई। और इसके साथ साथ मार्केट के अंदर अब इलेक्ट्रिकल जो गुड्स हैं वो आने शुरू हो गई हैं। मनोरंजन से रिलेट चीज़ें जो हैं वहाँ पर उनको देखने को मिलती हैं। तो इस तरह जो उनकी फैमिली थी उनसे दूर वो शहरों में रहने लग गए। कौन? वाइफ और हस्बैंड। और उनको आसानी से सारी चीज़ें जब मिलने लग गई सर्विस करते करते वक्त, तो वो लोग उन्होंने अपने हाउस वहीं बनाने शुरू कर दिए। और इसके साथ साथ जापान की गवर्नमेंट ने और कंपनी के जो कंपनी है उन्होंने जापान के लोगों को जो है ना लोन प्रोवाइड करवाया था, और बहुत ही ईजी इंस्टॉलमेंट में। तो इस तरह जापान के लोगों की ज़िंदगी जो है ना कैसे क्या हो गई, एक जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में ट्रांसफ़र हो गई, यानी पैट्रियार्कल सिस्टम जो है ना अब टूटने लग गया। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड और लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का? 3 ही क्वेश्चन करेंगे, 6 क्वेश्चन है। हाउ डिड द किंग डायनेस्टी ट्राई एंड मीट द चैलेंज पोस्ड बाय द वेस्टर्न पावर। क्या कहता है क्वेश्चन कि पश्चिमी जो ताकत थी, पावर थी, उन द्वारा कौन सी चुनौतियां जो है ना चीन की एक डायनेस्टी किंग, यानी जिसको हिंदी में बोलते छिंग, इन्होंने उनकी चुनौतियों को, उनको चैलेंज को किस तरह जो है ना पेश चैलेंज को स्वीकारा, उनका सामना कह सकते हैं कि पश्चिमी जो पावर थी उनका सामना किस तरह किया यहाँ पर किंग डायनेस्टी ने। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या करेंगे कि चाइना से इंग्लैंड जो है वो चाइना से कुछ प्रोडक्शन यानी पोर्सलिन, इसके साथ साथ पोर्सलिन के साथ साथ जो है ना टेक्सटाइल सिल्क चाइना से इंग्लैंड इंपोर्ट करता था, और बदले में उसको मेटल देनी पड़ती थी, वो भी सिल्वर हम पे न करें। इसलिए इंग्लैंड ने क्या सोचा कि हम इंडिया से ओपियम बना करके, ताकि आसानी से इंडिया में इसको उगाया जा सकता है, और वो चाइना भेजेंगे ताकि वहाँ से सिल्वर लेकर के उनको वहीं वापस दे दे इंडिया से। तो जब इंडिया से उन्होंने ओपियम भेजनी शुरू की इंग्लैंड ने चाइना के अंदर, तो वहाँ पर उसका अपोज किया गया, और दोनों के बीच में 1839 में फर्स्ट ओपियम वार हो गया। और इस ओपियम वार में चाइना डिफीट हो गया, इंग्लैंड जीत गया। जीते हुए कंट्री को, पराजित जो कंट्री होता है उसको कंपनसेशन के तौर पर बहुत कुछ देना पड़ता है। तो चाइना ने इंग्लैंड के लिए यहाँ पर 5 पोर्ट और बहुत ज़्यादा पैसा इंग्लैंड को देना पड़ा। ऐसे ही सेकेंड ओपियम वार में चाइना ने 11 पोर्ट जो है ना इंग्लैंड को देनी पड़ी, पैसा देना पड़ा।
ये पैसा उनके पास नहीं था। चाइना ने ये पैसा वेस्टर्न कंट्री से लिया, लाइक फ्रांस से, जर्मनी से, इटली से। जब वो पैसा टाइम पर वापस नहीं कर पाया तो वेस्टर्न कंट्री ने चाइना को खरबूजे की तरह आपस में इसका एम्पायर को काट लिया, बांट लिया। तो इस तरह ये जब ये सारा सिस्टम चल रहा था तो यहाँ पर कौन सी डायनेस्टी का रूल था? क्विंग डायनेस्टी का। तो पश्चिमी जो पावर है उनका सामना करने में किंग डायनेस्टी एक तरह से सफल नहीं हो सकी। कोशिश की गई, यहाँ के थिंकर्स ने, चाइना के यहाँ के सोशल रिफॉर्मर ने, जिसको हम कियांग लीचाओ बोलते हैं, उसने चाइना को जो है ना सजेस्ट किया कि चाइना को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में, अपनी सेना में जो है ना चेंज करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। और यहाँ पर हमारी पुरानी कल्चर कन्फ्यूशियनिज्म को उठाना चाहिए, जो 600 BC में उनकी आइडियोलॉजी को हम उठाएंगे और वो प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो चाइना डेवलप होगा। लेकिन इतनी कोशिश होने के बाद भी, एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के बाद भी, क्विंग डायनेस्टी जो है वो वेस्टर्न पावर है, उनको चैलेंज को जो है ना उनका सामना नहीं कर पाई। तो इस तरह हमने आज 11th चैप्टर के 3 क्वेश्चन किए हैं, पहले 3। इसी तरह हम क्वेश्चन जो है ना अब सभी चैप्टर के 1 by 1 करते रहेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।